नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले हम क्लास 7th की जियोग्राफी को कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में, एनसीईआरटी जियोग्राफी प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8th की जियोग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है संसाधन। ठीक, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। देखो जरा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। हाँ, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो सबके सब संसाधन है। ठीक है, आगे देखिए, अपने चारों ओर देखिए और आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। आगे पढ़ते हैं। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संसाधन मूल्यवान होते हैं। आगे देखते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। मनोरम भूदृश्य का मतलब है, जैसे आप किसी पहाड़ी स्थान पर गए, आपको बहुत ही सुंदर सुंदर सीनरीज दिखाई दे रही हैं, पहाड़, नदियां दिखाई दे रहे हैं, इनका आपके लिए कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चलिए आगे देखें। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट कराने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएंगे। अब यहाँ एक शब्द आया है पेटेंट, जरा उसको देखते हैं। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से होता है। एकमात्र अधिकार यानी बस कॉपीराइट हो गया मेरा, इसको और कोई यूज नहीं कर सकता। आगे देखिए। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, है ना। जैसे आपने एक बात सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे हमें आवश्यकता चीजों की बढ़ती जाती है, हम अपने संसाधन बढ़ाते चले जाते हैं। और देखो, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज अथवा आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का आविष्कार हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उससे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो बच्चे देखो गले मिले हुए हैं और एक दूसरे बोल रहे हैं कि मैं भी एक संसाधन हूं, तो एक दूसरे को बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, और निश्चित रूप से ये संसाधन है दोस्ती, जो सभी रिश्तों से ऊपर होती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन ये है, ऐसा कहा जा सकता है। आगे देखो। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जैसे
जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये आगे देखो, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। यहीं से एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज शुरू हो जाती है। नवीकरणीय यानी रीन्यूएबल। ठीक है, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीन हो जाते हैं। इनमें कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ये क्या है? ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब है कि आप इन्हें कितना भी खर्च कर लो, ये खत्म ही नहीं होंगे। अभी मैं अपनी छत पे एक सोलर प्लेट लगा लूं और कुछ दिन बाद मेरा पड़ोसी भी लगा ले, फिर उसका पड़ोसी भी लगा ले, तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे सारे पड़ोसी सोलर प्लेट अपने घर पे लगा लेते हैं तो हमें मिलने वाली ऊर्जा कम हो जाएगी, है ना। जैसे मुझे अभी जितनी ऊर्जा मिल रही है और मेरा पड़ोसी भी लगा ले, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरा पड़ोसी भी सौर सेल लगा लेता है तो मुझे मिलने वाली ऊर्जा कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो उतनी ही मिलती रहेगी, है ना। अब पवन ऊर्जा है तो ये असीमित है, इन पर इंसानी क्रियाकलाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सौर ऊर्जा जितनी आ रही है वो आएगी। ठीक है, वही बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मिट्टी और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। ठीक है, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक गंभीर समस्या है। सही है, आगे देखो, अनवीकरणीय संसाधन आगे बताया गया है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है ना। हाँ, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। अब उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या है भैया? उदाहरण है यहां पर कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है साथियों अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के। हाँ, इनको नेचर नहीं बनाया है, कोयले को नेचर नहीं बनाया है, ठीक है, पेट्रोलियम को नेचर ने बनाया है, लेकिन ये एक सीमित अवस्था में। अब पेट्रोल बनने में तो हजारों साल लगे, लाखों साल। खर्च करने में कितना समय लगेगा कि भैया पेट्रोल बस कार या बाइक में डाल नहीं भरे, एक बार एक्सीलेटर से बू बू किया, पेट्रोल धुआं। तो धुआं बनने में तो कुछ सेकंड लगा, लेकिन उसे बनने में हजारों साल लगे। तो अगर हम इनका दोहन सही ढंग से नहीं करेंगे तो फिर ये खत्म हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। आगे देखिए, अब है मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल स्वरूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सर हिलाया। अब देखो, मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा
प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ठीक है, इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। आगे देखिए, संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहां पर ना ही छाया थी ना ही खाने पीने के लिए कुछ भी। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? ठीक, अब देखो आगे। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। साथियों, इसी को हम लोग नाम देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना? हाँ, ये क्या है? ये है सतत विकास लक्ष्य। आगे देखो, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा उन्हें योगदान दे सकता है। अंततः यह एक भिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और अनेक मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, तो कागज बचाना जरूरी है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, सतत पोषणीय विकास के बारे में कुछ बताया गया है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल के लिए योग्य बनाना। यह है साथियों सतत विकास लक्ष्य। चलो वापस आते हैं। ओके, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मुस्तफा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूं कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। क्या आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है, यह हुआ हमारा आज का चैप्टर संसाधन। इसमें संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये हमने समझा। अब यहां पर देखो कुछ सवाल दिए हुए हैं। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? क्योंकि हर जगह भौगोलिक रूप से विविधताएं पाई जाती हैं और प्राकृतिक संसाधन भौगोलिक विविधताओं पर ही निर्भर करते हैं। तो इसका जवाब ये है। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों को बचाने की प्रक्रिया, उन्हें पुनः चक्रण और पुनः नवीकरण होने के लिए समय देना पर्यावरण संरक्षण है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? सतत पोषणीय विकास क्या है, ये अभी हमने देखा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? दूसरा देखो, इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? ये सब आपको लगाने हैं और अगर इनमें से कोई भी सवाल ना आए तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लो। ये देखो,
ठीक है ना। हाँ, आगे देखो क्रियाकलाप। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये रहीमदास जी की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और आपका होमवर्क है ये कि आप मुझे ये बताओ इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखते हैं इस सवाल का जवाब कितने लोग देते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।